हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्र में। साथियों, आपको पता है कि मैं काफ़ी देर से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था, थोड़ा सा सेटल होने में, क्योंकि जगह चेंज हुआ तो थोड़ा सा इसलिए दिक्कत आ रही थी। लेकिन अब आपको रेगुलर वीडियो मिलती जाएंगी। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट था वो है रूरल डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग। आपको पता है कि मैं 3 यूनिट पहले अपलोड कर चुका हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, और ये हमारा 5th यूनिट है। इसमें मैं कोशिश करूंगा कि सारे वीडियो यूनिट 5 के सारे टॉपिक आपको यहाँ पे मैं बता दूँ। तो साथियों, यहाँ पे मैं अभी देख रहा हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ हमारा रहेगा रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। सेकंड हमारा रहेगा रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। और थर्ड हमारा रहेगा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये तीनों टॉपिक मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि ये जो हमारे हैं बर्निंग टॉपिक हैं, जो एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। साथियों, यदि आप हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप आराम से यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, चैनल पे जा करके आप वीडियोज को देख सकते हैं। उसके लिए आप कुछ नहीं करना साथियों, आप सिर्फ हमारे चैनल पे जाएंगे। चैनल पे जा करके ही आपको ऊपर सारे वीडियो मिल जाएंगे। आपको आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे चैनल पे आपको यहाँ देखिए रूरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग, यहाँ पे सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे आपको। और जल्द से जल्द आपको अपडेट कर दिया जाएगा। सभी वीडियो बन चुके हैं, लगभग अपलोड ही करने हैं। तो अपलोड करके आपको सारे वीडियो जहाँ पे आपको मिल जाएंगे, सिविल और मैकेनिकल के दोनों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि साथियों हम काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन जब आप सब्सक्राइब नहीं करते तो हमको डिमोटिवेट हो जाना होता है। तो थोड़ा सा समझते हैं ना आप। तो हर यूट्यूबर की ख्वाहिश होती है कि सब्सक्राइबर आप जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। ये साथियों, जो हमारा पहला टॉपिक था वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो यहाँ पे हम जो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन है इसको हम समझेंगे और इसको हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि इंडस्ट्री जो भी होती है वो एक ऐसी प्लेसेस होती हैं जो या तो गुड्स को या फिर आर्टिकल को करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, या फिर सर्विस देते हैं। और किस पे, देखिए बोला कंजप्शन ऑफ द मास, मतलब कि एक बल्क पे। ऐसा नहीं कि वन टू एक दो यूनिट का ही, बल्क मास में, बल्क यूनिट में वहाँ क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं गुड्स को और आर्टिकल्स को। यहाँ पे यही चीज़ बोला गया। इससे होता क्या है कि हम ये जो एम्प्लॉयमेंट होती है, सोसाइटी के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं इंडस्ट्रीज। और साथ में नेशन के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इकोनॉमी में भी ग्रोथ में भी वो कंट्रीब्यूट करती हैं। इसलिए आप जानते होंगे इंडस्ट्रीज अगर नहीं होती, इंडस्ट्रीज सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होती है इकोनॉमिक में। तो इसलिए यहाँ बोला गया रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी होता है। क्यों, अब यहाँ बात करेंगे रूरल इंडस्ट्रीज क्या होती है। देखिए यहाँ पे आर नॉन फार्म एक्टिविटीज। एक्चुअली क्या होता है, हम जब रूरल की बात करते हैं तो हम अधिकतर क्या बात करते हैं, खेती की, किसानी की बात करते हैं, या फिर कुछ अलग अलग कुटीर उद्योग की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि जो नॉन फार्म एक्टिविटीज हैं उनकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। एक मिनट साथी, यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा दिख नहीं रहा था, अब शायद आपको दिखेगा भी, हमको भी दिखेगा। ठीक है, दैट डिपेंड ऑन रूरल रिसोर्स, जो हमारे गांव में रिसोर्सेज हैं उन पर डिपेंड करें। एंड आर प्राइमरली मीन फॉर द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थ्रू द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज, ह्यूमन पावर एंड टेक्नोलॉजी दैट आर नेटिव और होम ग्रोन। मतलब कि यहाँ पे यही बोला गया कि जो हमारे विलेज में जो लोकली हमारे रिसोर्स अवेलेबल हैं, जो ह्यूमन पावर्स हैं, जो टेक्नोलॉजी हैं, जो हमारे नेटिव मतलब कि हमारे लोकल के ही हैं, फिर हमारे जो कस्बे हैं या फिर गाँव के हैं, उन्हीं टेक्नोलॉजी से निकल करके जो अलग यहाँ पे लगे एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना एक इफेक्टिव यूटिलाइजेशन है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आगे बोला गया दीज आर बाय नेचुरल स्मॉल स्केल। नेचुरली क्या होती है, छोटे सी स्मॉल स्केल पे होती है, क्योंकि जब गांव में बात करते हैं तो बड़े इंडस्ट्री ओपन तो नहीं कर सकते, लेकिन ये क्या होती है, छोटे स्मॉल स्केल पे होती हैं। दीज आर यूजली बेस्ड ऑन द विलेज, हेंस दे आर पॉपुलरिटी एड्रेस्ड है। जैसे बोला यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोला जाता है इनको, विलेज इंडस्ट्रीज बोला जाए या फिर रूरल इंडस्ट्रीज बोला जाए। ये आपको एग्जाम में इस नाम से भी दे सकता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, विलेज इंडस्ट्रीज क्या है, या फिर रूरल इंडस्ट्रीज क्या है। इसलिए आपको ये नाम में भी पता होना चाहिए। इसको हम क्या करते हैं, मतलब कि इन तीनों नामों से भी इसको एड्रेस मतलब संबोधित करते हैं। और यहाँ बोला गया फिर आगे कि जैसा कि हमारा जो जनरेशन है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, वो एक इसेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ रूरल इंडस्ट्रीज, मतलब कि जो रूरल इंडस्ट्रीज है उनका एक इसेंशियल ऑब्जेक्टिव मतलब एक मेन उद्देश्य होता है कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। और वो क्या करते हैं, देखिए दे वर्क विद द फिलॉसफी ऑफ प्रोडक्शन बाय मास अपोज टू द मेन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज वेयर गुड्स आर मास प्रोड्यूस। जहाँ पे हम अधिक से अधिक गुड्स को वो प्रोड्यूस करते हैं, और साथ में क्या करते हैं यहाँ पे जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है उसको भी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी वर्क करते हैं, मतलब कि अधिक से अधिक लोगों को, तो जो हमारे लोकली अवेलेबल लोग हैं, जो लोकल के हैं, उनको क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट देने का एक जरिया होता है हमारा रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। और आगे बात करें तो यहाँ बोला गया कि ये, और देखिए अनएम्प्लॉयमेंट लेवल को रिड्यूस करता है, साथ में
इनहेंसिंग द इंडिविजुअल, मतलब कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल की लाइफ होती है उसको भी इनहेंस करता है, क्योंकि जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, जब लोगों के पास पैसा मिलेगा, उनके पास एक जरिया हो जाएगा कमाने का, तो उनका जो इंडिविजुअल लाइफ है वो भी क्या हो जाएगा, इनहेंस हो जाएगा, और हाउस होल्ड इनकम और उनके घर की एक इनकम भी जनरेट होने लगेगी। यही बोला गया यहाँ पे, सिंस द स्केल ऑफ फैक्ट्री इज स्मॉल द बेनिफिशियर द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट इज आल्सो यूजली स्मॉल। मतलब कि बोला गया कि ये सारी चीज़ तो होनी होने वाली है, लेकिन जैसे कि यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्शन स्केल है वो छोटा सा है, तो जो फाइनेंशियल है, जो हमको मिलने वाला उससे जो अर्निंग होने वाली है वो भी थोड़ा सा स्मॉल ही होगा, मतलब कि कम ही अमाउंट में होगा। आगे यहाँ पे एक चीज़ और बोला गया, तो पहला हमारा प्लानिंग कंफ्यूजन था फर्स्ट, वो उन्होंने एक टर्म यूज किया था रूरल इंडस्ट्रीज का, और जब ये रिकमेंडेड टू रूरल इंडस्ट्री प्रोजेक्ट प्रोग्राम इन द ईयर ऑफ 1962, और ये कब रिकमेंड किया गया प्रोग्राम में, 1962 के इंडस्ट्रीज प्रोग्राम में रिकमेंड किया गया। क्योंकि जब हम वहाँ पढ़ रहे थे ना, गांधीयन अप्रोच पढ़ रहे थे, यहाँ भी गांधीयन अप्रोच है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, तो सारी चीज़ वही है, इसलिए मैं इसको इस टॉपिक में डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। गांधी गांधीयन अप्रोच जो है वही सेम है, गांधी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसमें, ठीक है। तो इन अ रिपोर्ट ऑन विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री सेक्टर, द प्लानिंग कमीशन 1998 डिफाइन, क्या डिफाइन किया, रूरल इंडस्ट्रीज इन द फॉलोइंग लाइन्स। उन्होंने कैसे रूरल इंडस्ट्रीज को डिफाइन किया वो ध्यान दीजिएगा। द टर्म रूरल इंडस्ट्रीज कैन नॉट सच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज एज खादी, विलेज इंडस्ट्रीज, हैंडलूम, हैंडक्राफ्ट, सेरिकल्चर, कोर एंड टिनी एंड सर्विस इंडस्ट्रीज सिचुएटेड इन रूरल एरियाज। मतलब कि यहाँ पे ये बोला गया कि जो हमारी रूरल इंडस्ट्रीज है वो ये सब नहीं है, जैसे खादी, विलेज इंडस्ट्रीज, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, सेरिकल्चर, कोयर, कोयर जो नारियल का रेशा होता है जिसको हम जूट बोलते हैं, जूट और धागे का, वो हमारे रूरल इंडस्ट्री में नहीं आती हैं, क्योंकि वो हमारे लोकली अवेलेबल भी हैं, लेकिन साथ में वो हमारा पहले से होता हुआ चला आया, एक लिमिटेशन है उसको, उसके आगे इसको नहीं ले जा पाए। लेकिन उसके अलावा हम क्या देखेंगे अभी इसमें हम बात करेंगे, वो सारी चीज़ें ये हमारी रूरल इंडस्ट्रीज में नहीं आ रही है, जैसे हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, सेरिकल्चर, ठीक है। दस, रूरल इंडस्ट्रीज इंक्लूड द इकोनॉमिक एक्टिविटी आउटसाइड एग्रीकल्चर, मतलब कि एग्रीकल्चर से दूर, मतलब कि हम इसमें एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी जो मैंने ऊपर बताया, तो इनसे दूर वो एक्टिविटीज जो एग्रीकल्चर से रिलेट नहीं करती उनको हम बोलते हैं रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे और लगे कैरिड आउट इन द विलेज एंड द वेरिंग इन साइज फ्रॉम हाउस होल्ड इन स्मॉल फैक्ट्री। अभी तक ये सारी चीज़ हाउस होल्ड थी, जैसे हम बात करें तो ये हर घरों में मिल जाती थी, विलेज इंडस्ट्री, हैंडलूम है, हथकरघा, हर घरों घरों में चीज़ थी। नहीं, इससे थोड़ा सा बड़ा जाए, हाउस होल्ड से हटके जब स्मॉल फैक्ट्री में जाते हैं तो उन सभी चीज़ को यहाँ पे हम रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंक्लूड करते हैं। हम एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्टिविटी कॉटेज इंडस्ट्री, टाइनेज, विलेज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जैसे यहाँ देखिए प्रोसेस भी हो गया, एंड सर्विस ऑफ वेरियस काइंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री, मतलब कि जो अलग अलग प्रकार के सर्विसेज हैं उनको हम लेते हैं यहाँ पे। देखिएगा थोड़ा सा, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज हैव डिक्लाइन ओवर द टाइम, क्योंकि जितना भी हाउस होल्ड इंडस्ट्री मतलब कि जो हम घर में बनाते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं कि जो मार्केट में जाते हैं तो उनका कहीं ना कहीं गुणवत्ता या क्वालिटी कम होती है, वैसे डिक्लाइन किया जाता है, ठीक है, ओवर द स्मॉल स्केल, वेराज लेकिन जब वहाँ पे बात करते हैं स्मॉल स्केल की, नॉन हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज हैव एक्सपेंडेड, ठीक है, नॉन हाउस होल्ड इंडस्ट्री होती है हमेशा बढ़ती हुई चली जा रही है। अब यहाँ पे साथियों हम बात करते हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन कैन बी एट्रीब्यूटेड ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स, मतलब कि वो क्या क्या हैं, जो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्या क्या सिग्निफिकेंस है, वो हमको क्या क्या फैक्टर, वो क्या क्या हमको देते हैं, क्या एट्रीब्यूट करते हैं, तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। बोला गया यहाँ पे, दे कैन स्लो डाउन द अर्बन माइग्रेशन एंड देयर बाई ईज द प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है, अधिकतर आप देखेंगे कि अधिकतर गांव के जो रूरल के लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, कमाने के लिए शहर की ओर जाते हैं, शहर की ओर जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, अर्बन माइग्रेशन, मतलब शहर की ओर क्या होते हैं, माइग्रेट हो रहे हैं। तो जब रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा, जब आपके रूरल में आपके लोकल में कोई इंडस्ट्री स्टेब्लिश हो जाएगी, तो क्या होगा कि लोग बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए वहाँ पे जो अर्बनाइजेशन है वो कम हो जाएगा, और जो अर्बन माइग्रेशन है वो कम हो जाएगा, वो कम करने में हेल्प करेगा। और आगे बोला गया, दे लीड टू इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे क्या बोला गया देखिए, वो क्या करेंगे, इन्वायरमेंट रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन बिग सिटीज। इधर क्या होता है कि बड़े शहरों में अधिक से अधिक इंडस्ट्रीज क्या होते हैं, स्टेब्लिश किए जाते हैं, लेकिन यदि हम रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा कि जो बिग सिटी में इंडस्ट्री का कंसंट्रेशन है, मतलब कि तो अधिकतर जो बड़े शहरों में ही जो हमारी इंडस्ट्रियल हैं उनको कम करने में हमको हेल्प मिलेगा। ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा कि वहाँ पे जो कंसंट्रेशन है इन्वायरमेंट में भी, क्योंकि जहाँ पे बड़ी सिटीज़ में जहाँ पे इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पॉल्यूशन भी ज़्यादा होता है, पॉल्यूशन कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होता है। तो जब हम इसको रूरल में भी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, कंसंट्रेशन वहाँ का
इन्वायरमेंट का जो कंसंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा था वो कम हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे होगा कि जो रूरल के इनकम है वो जनरेट करेंगे, और साथ में जो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि जो कुछ लोग होते हैं जिनके पास खेती भी नहीं होती, तो क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रह जाते हैं। तो ऐसे लोग जिनके पास खेती नहीं, वो भी क्या होंगे, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे इनके लिए जनरेट हो जाएगा। और यहाँ बोला गया कि जो स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, क्योंकि गांव में कुछ होते हैं पढ़े लिखे भी लोग होते हैं, कुछ अनस्किल्ड होते हैं, दोनों यहाँ पे जो दोनों प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो सकती है। और आगे बोला गया कि ये क्या करेंगे, प्रमोट बैलेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय अवॉइडिंग एक्सेसिव इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन। जैसे यहाँ बात किया कि सभी तक जब जब सभी इंडस्ट्री शहर में रहेंगे तो वहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा। तो अब क्या होगा, जब शहर के बजाय बजाय आपके गांव में भी आपके लोकल जो हमारे रूरल एरियाज हैं वहाँ भी हमारी इंडस्ट्री हो जाएगी, तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो हम ज़्यादा इधर शहर को जाना लोग पसंद नहीं करेंगे फिर, तो हम थोड़ा सा बैलेंस हमको मिल जाएगा। और आगे बोला गया कि दे आर बेस्ड ऑन द लोकल नीड्स एंड कैन बेटर मीट द लोकल कंजम्पशन नीड्स। मतलब अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि रूरल बन रहा है तो वहाँ पे जो लोकल नीड्स हैं उनके बेस पर होगा। तो जो लोकल हैं उनके, वो हमेशा जैसे जहाँ कुछ होता है ना कि हम बनाए चीज़ों को और फिर उसको बाहर ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे हम लोकल बना रहे हैं तो हमको पता है कि लोकली इस चीज़ की कितनी डिमांड है, तो हम उतना बनाएंगे, इस क्वालिटी का बनाएंगे और अधिक से अधिक वो खत्म भी हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन से। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कि यहाँ बोला गया कि आप विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, साथ ही यही बात करेंगे अभी मैं बताना, विलेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज, या फिर क्या बात करते हैं यहाँ पे रूरल इंडस्ट्रीज का। तो ये सारी चीज़ एक ही चीज़ है, आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ बोला गया ना कि वन ऑफ द 5 ईयर प्लान द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ विलेज स्मॉल इंडस्ट्रीज आर, क्या था, ध्यान दीजिएगा, टू असिस्ट द ग्रोथ एंड वाइड स्प्रेड डिस्पर्जल ऑफ इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्रीज हैं उनके ग्रोथ को असिस्ट करना, उनको सहायता करना और उनको थोड़ा सा आगे अप्रोच देना। टू इंक्रीज द लेवल ऑफ अर्निंग ऑफ आर्टिसियंस, साथियों जो यहाँ पे गांव के कुशल कारीगर होते हैं उनको बोला जाता है आर्टिसंस, तो उनके लेवल ऑफ अर्निंग को इंक्रीज करना। और यहाँ पे बोला गया सस्टेन एंड क्रिएट एवरेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कि हम यहाँ पे गाँव के या फिर जो रूरल हैं विलेज हैं उनको भी क्या बोला गया कि उनमें ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की थोड़ा सा अप्रोच को बढ़ाना, उनको दिखाना सिखाना सस्टेन करना, क्यों लोग गांव में ही अपने लोकली ही अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जरिए तलाश लें, ठीक है। टू इंश्योर द रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस थ्रू यूज ऑफ द लोकल स्किल्स एंड रिसोर्सेज। जो लोकल जो यहाँ पे उनके लोकल की स्किल है, जो वहाँ पर मटेरियल अवेलेबल है, उनकी सहायता से वो किसी एक प्रोडक्ट का, गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग कर पाएँ और कोई सर्विस दे पाएँ, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे कहीं पे एक ब्लैक स्मिथ होता है, क्या करता है, उसको पता होता है कि हमारे गांव में किस चीज़ की जरूरत है, कहीं फावड़ा बनाता है, कहीं कुदाल बनाता है, तो क्या हुआ, वो भी एक प्रकार का एक लोकल स्किल है, वो अपने सर्विस को दे रहा है थ्रू आउट अपने विलेजेस, ठीक है। तो कारपेंटर भी मिल जाते हैं अब गाँव में, तो सारी चीज़ क्या है, एक प्रकार से वो भी क्या है, हमारा इंडस्ट्रीज के वर्ग में आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो नॉन फार्म से रिलेटेड है। Do develop entrepreneurship in combination with the improved method of production through the appropriate training and package of incentives। अब यहाँ क्या किया गया कि हम इंटरप्रेन्योर्स को डेवलप कर सकते हैं, कैसे, कुछ जो प्रोडक्शन के मेथड है, जो इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि जो गांव के लोग हैं वहाँ पे थोड़ा सा कमी हो जाती है उनके अंदर स्किल की, उनको पता नहीं होता कि हम क्या क्या प्रोडक्शन के मेथड है, इसको हम नए तरीके से कैसे इसको प्रोड्यूस कर पाएंगे, तो उसका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। और साथ में उनको ट्रेनिंग दे करके प्रोडक्शन के जो मेथड है उनको हम इम्प्रूव करवा सकते हैं, और साथ में पैकेजेज ऑफ इंसेंटिव, मतलब कि उनको अधिक इंसेंटिव दिया जाए, उनको थोड़ा सा बढ़ोतरी दिया जाए, बढ़ावा दिया जाए। तो ये चीज़ कर करके हम क्या करते हैं, एक बढ़िया से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और गांव में भी एंटरप्रेन्योरशिप का एक जो लहर है वो फैल सकती है। टू प्रिजर्व द क्राफ्टमैनशिप एंड आर्ट हेरिटेज ऑफ द कंट्री। एक क्राफ्टमैनशिप, जो लोग हाथ से चीज़ें बनाते हैं, आर्ट हेरिटेज, क्योंकि गाँव में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं कि लगता है कि हाँ ये चीज़ हमारे एक विरासत में मिल जाती है, ठीक है। काला उसकी मतलब कि होता नहीं, वन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, आप जानते हैं स्कीम चल रहा है, क्यों, क्योंकि उनको पता है कि इस डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ क्या है, एक एज ए आर्ट हेरिटेज मानी जाती है, तो उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक, कंट्री के लिए। ये कुछ चीज़ें थी साथियों जो हमारे ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सकते हैं विलेज या फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज से। तो यहाँ पे कुछ और बात कर सकते हैं कि टाइप्स ऑफ रूरल इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हो सकती हैं, क्योंकि साथियों ये रूरल इंडस्ट्रीज या फिर कहें रूरल डेवलपमेंट में हम ये सारी चीज़ें पढ़े रहे हैं, ये बहुत सी जरूरी है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्केल एंड प्राइमरी फंक्शन देयर आर 4 ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज विच कैन बी एक्सपेंडेड टू डेवलप द रूरल एरियाज इन 8th प्लान, ठीक, ये 8th प्लान में आई थी। पहला हमारा क्या है, ट्रेडिशनल विलेज इंडस्ट्रीज,
इसमें क्या आता है देखिए, यहाँ बोला गया इसमें हमारी खादी हो गई, लेदर ट्रेनिंग हो गया, जो चमड़ा उद्योग है, वुड वर्क है, आर्टिसियन इंडस्ट्री मतलब कि जो कारीगरी है, कॉटन क्लॉथ हो गया, बोथ हैंडलूम एंड पावरलूम। हैंडलूम मतलब सच जिसको हम हाथ से कढ़ाई करते हैं, पावरलूम मतलब जैसे मशीनरी आ जाती है, फैब्रिक्स हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, कोर मतलब सच जो बोलते हैं ना, जूट हो गए, जुड़े से हो गए, सेरिकल्चर, वुड डेवलपमेंट, ये हमारे आते हैं हमारे ट्रेडिशनल विलेज इंडस्ट्री, जो हमेशा हम करते चले आ रहे हैं, वो हमारे ट्रेडिशनल विलेज इंडस्ट्री में आती है। आगे हम बात करें, हमारा सेकंड नंबर होगा हैवी इंडस्ट्रीज। यहाँ पे जहाँ पे हम बात करें तो ग्रोइंग डिमांड है, ठीक है। इसको एज पर इन द लेटेस्ट सर्वे ऑफ द रूरल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑन द आइटम ऑफ द हैवी इंडस्ट्रीज, मतलब कि हैवी से नाम से पता चलता है कि जहाँ जिसकी डिमांड ज़्यादा है, जिसका स्कोप ज़्यादा है, और हम कोई सर्वे करके देखिए यहाँ बोला गया सर्वे द रूरल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑन द आइटम ऑफ हैवी इंडस्ट्री। यहाँ पे क्या क्या आता है समझ जाएंगे, आप खुद ही समझ जाएंगे एग्जाम्पल में। जैसे फर्टिलाइजर प्लांट्स हो गए विच विल यूज बायोमास, प्लांट तो और भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ बोला गया ना विच विल यूज बायोमास, बायोमास क्या मिलेगा हमको, रूरल में मिलेगा। इसलिए जो रूरल इंडस्ट्रीज हैं, जहाँ जो फर्टिलाइजर प्लांट हैं जो गाँव में हैं और जो बायोमास यूज कर रहे हैं, उनकी बात हो रही है। पेस्टिसाइड यूजिंग बायोलॉजिकल इनपुट्स, बायोलॉजिकल यहाँ देखिए ये भी रूरल में हो सकता है, पेस्टिसाइड बना सकता है जिसके लिए हम बायोलॉजिकल इनपुट्स का यूज कर रहे हैं। मिनी स्टील प्लांट्स हो जाती हैं। ऑक्सिलरी इंजीनियरिंग दैट कैन मीट द डिमांड और मीडियम लार्ज फार्म लाइक प्लाउज, थ्रेसर्स etc। यहाँ देखिए हम किसानी करते हैं, खेती करते हैं, अधिकतर क्या होता था कि लोग बैल से ही जो प्लाविंग है, थ्रेसिंग करते थे वीड्स की, लेकिन अब क्या हुआ थोड़ा सा उसमें इंजीनियरिंग मिला दिए, ठीक है, क्योंकि डिमांड बढ़ी और थोड़ा मीडियम लार्ज टाइप फार्म हो गया, तो थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन कर दिए, थोड़ा सा आधुनिक उपकरण यूज करने लगे, तो जैसे खेती के लिए हम ट्रैक्टर यूज कर रहे हैं, थ्रेसर यूज कर रहे हैं, तो हमारी क्या होगी, वो भी हैवी इंडस्ट्री में आती है, ठीक है। मतलब कि यूज करके हम कुछ चीज़ प्रोड्यूस करें तो वो बात करते हैं, यहाँ पे नहीं कि प्लाऊ ट्रैक्टर और थ्रेसर यूज करें तो हैवी इंडस्ट्री में आती है, नहीं, मतलब बड़े डिमांड में, बड़ी डिमांड को हम पूरा कर रहे हैं, ठीक है, तो हैवी इंडस्ट्री हम वहाँ पे बोल सकते हैं। अगला आता है हमारा मीडियम ग्रुप इंडस्ट्रीज। इसमें क्या होता है, जैसे हमारे मिनी सीमेंट प्लांट हैं विच कैन यूज, देखिए मोलासेस आर कोल एज एनर्जी, मतलब कि यहाँ पे हम जो घास फूस हैं और जो कोयले हैं उनको एनर्जी के रूप में यूज कर रहे हैं और बना कैसे रहे मिनी सीमेंट प्लांट, मतलब कि एक लोकल जो हमारा रूरल का जो कंजप्शन है सीमेंट की जरूरत है, हम उसको लोकली ही पूरा कर ले रहे हैं, ठीक है। एंड कैन मीट द रूरल कंस्ट्रक्शन वर्क, जिसके कारण हम रूरल कंस्ट्रक्शन वर्क उसको पूरा कर सकते हैं। या फिर माइनर पेपर प्लांट हो गया, जो हमारी आती है मीडियम ग्रुप इंडस्ट्रीज में। आगे हम बात करते हैं लाइट इंडस्ट्रीज। लाइट इंडस्ट्रीज क्या है आप समझ सकते हैं, एनिमल फीड एंड फॉडर इंडस्ट्रीज। कुछ ऐसे भी इंडस्ट्रीज हैं जो एनिमल, देखिए यहाँ पे कुछ न कुछ रिलेटेड है रूरल से। एनिमल कहाँ है, हमारे रूरल में है, तो जो जानवरों के लिए भरण पोषण की जो पशु आहार है उसको बनाना, उसके लिए इंडस्ट्रीज कुछ न कुछ होती हैं, तो हमारे क्या की लाइट इंडस्ट्रीज में। और द ग्रोइंग बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम टू मीट द हाउस डिमांड इन रूरल एरियाज। तो कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं, कुछ ऐसी बिल्डिंग हैं जिसको हम रूरल एरिया में डिमांड पर बनाते हैं। इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग बिल्डिंग मटेरियल, जैसे हमारे हो गई हिंजेज हो गए, स्क्रीन्स हो गए, डोर्स हो गए, विंडोज फ्रेम्स हो गए, रूफिंग मटेरियल हो गई, ये हम गाँव में बना करके हम सेल कर सकते हैं या फिर लोकली सेल कर सकते हैं। तो हमारी लाइट इंडस्ट्रीज हो गई, क्योंकि लोग बहुत देखिए होता नहीं है कि गाँव में ही कुछ लोग दूर बनाते हैं, विंडोज फ्रेम बना करके सेल करते हैं, रूफिंग मटेरियल कुछ लोग प्रोवाइड करवाते हैं, तो क्या है एक इंडस्ट्रीज तो वही है, ठीक है। इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स एंड मशीनरी यूजिंग द स्टील एंड द आयरन प्रोड्यूस्ड इन द रूरल एरियाज। जैसे कुछ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, इम्प्लीमेंट्स है, मशीनरी जो बनाते हैं और उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं, स्टील और आयरन, जो अपने आपके रूरल एरियाज में ही जो आयरन स्टील है उसी का यूज करके कुछ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट या फिर इम्प्लीमेंट्स के लिए मशीनरी बना रहे हैं। तो ये हमारी हो गई लाइट इंडस्ट्रीज। ये चारों चीज़ आप बोल सकते हैं, मैंने बताया किसका किसका, ट्रेडिशनल विलेज इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज, और आगे बात करते हैं मीडियम ग्रुप इंडस्ट्रीज, और हमारा आ गया लाइट इंडस्ट्रीज। अब साथ ही हम बात करते हैं चैलेंजेज ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है देखिए, क्योंकि कोई ना कोई चैलेंज तो होंगे ही, वरना अभी तक सभी इंडस्ट्रीज गांव में ही क्यों न खुल गई होती। तो हम इसकी बात करते हैं क्या क्या चैलेंजेज है। पहले हम बात करते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। जी हाँ साथियों, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो चुकी है। अब हम गांव में बात करें, अगर एक एग्जांपल लें तो हमारे पास हम हैंड स्पिनिंग कर रहे हैं, ठीक है, एक तरफ हमारे पास हैंड स्पिनिंग है, दूसरे हैंड पर हम क्या कर रहे हैं, पावर स्पिनिंग है, मतलब कि कोई हम चरखा की बुनाई करते हैं, मतलब चरखा ही चल रही है, ठीक है। चरखे भी दो प्रकार की है, एक है कि हाथ से चरखा चलाया जा रहा है, दूसरा हमारा पावर स्पिनिंग में। तो हमारी क्या है, टेक्नोलॉजी दो है, ठीक है। अब हैंडलूम और पावरलूम, ठीक है। तो अब आदमी किसको प्रेफर करेगा कि पावर स्पिनिंग को,
जब मशीन से कपड़े की कताई हुई है तो उसको ज़्यादा प्रेफर करेगा, क्योंकि हैंड स्पिनिंग में कहीं ना कहीं वो क्वालिटी या फिर कहीं कुछ न कुछ आपको क्वालिटी से कम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। तो ये भी एक चैलेंज है कि अगर गाँव में है तो आप अगर आप हैंड स्पिनिंग कर रहे हैं तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर पाएंगे। अगर आप मशीन यूज कर लिए, जब मशीन यूज किए तो अधिक से अधिक लोगों को आप जॉब कहाँ से दे पाएंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट कहाँ से दे पाएंगे। तो यहाँ पे एक चैलेंज आ जाता है। ठीक है, द डाइवर्सिटी इज फाउंड मेनी रूरल इंडस्ट्रीज सच एज फूड प्रोसेसिंग, सेम कंडीशन में आपको फूड प्रोसेसिंग मिल जाएगा, कंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, लेदर गुड्स में, कारपेंटरी में, ब्लैक स्मिथ, पेपर मेकिंग, फूड, सेम चीज़। हर जगह टेक्नोलॉजी अलग अलग है, हम रूरल की अपनाएंगे या फिर एडवांस अपनाएं, दोनों की अलग अलग वहाँ पे ड्रॉबैक हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको ये चैलेंजेस देखने को मिल जाती हैं। टाइप एंड नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अब यहाँ पे क्या बात हुई है उसको देखते हैं। ठीक है, जो गाँव में है वो अलग अलग टाइप के नेचर एम्प्लॉयमेंट हैं। जैसे आप बोलिए दे इंक्लूड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कुछ सोचते हैं कि हमको खुद का जॉब चाहिए, कुछ नौकरी करना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं वो पैसा भी मिले और खुद का जॉब करें, खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो। तो ये उनका जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ना, वो थोड़ा सा उनको डिफरेंट कर देता है। वहाँ पे ये चैलेंज ये होता है क्योंकि लोगों में ये ऐसा होता है कि हम किसी के अंडर में रहकर काम नहीं करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर ये आ गया मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं कि हम खुद के मालिक रहें। कुछ होते हैं कि वेज हम का जिनके पास थोड़ा सा ऐसा हिम्मत नहीं है कि खुद कम कर पाए, तो वो वेज मतलब कि वो किसी जैसे बोलते हैं ना नौकरी पे या फिर पैसे पे काम करते हैं डेली वेजेज पे। कुछ होते हैं जिनको वेजेज चाहिए और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चाहिए। ठीक है, तो ऐसे भी होते हैं। तो इसलिए जो नेचर ऑफ एम्प्लॉय टाइप एंड नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो भी एक चैलेंज बन के आती है रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन में। therefore while establishing the rural industries the pattern of employment has to be taken into consideration, मतलब कि हम किस प्रकार से लोगों को हम यहाँ पे हायर करेंगे। ठीक है, ये चीज़ हमको ध्यान देना होता है। मैनेजरियल एंड इंटरप्रेन्योरियल स्किल इन रूरल इंटरप्रेन्योरशिप, तो यहाँ पे हमको पता ही होता है कि गांव में के लोगों को या फिर कहें गांव में इन दोनों को मैनेजरियल कहें या फिर कहें इंटरप्रेन्योरियल स्किल की हमेशा ही कमी होती है रही है कि रूरल इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ बोला गया द इंटरप्रेन्योरियल इक्विपमेंट अमंग द डिसेंट्रलाइज इंडस्ट्रियलाइजेशन नेशन इज यूनिटी लैकिंग, मतलब कि वही चीज़ है कि यहाँ पे जो इंटरप्रेन्योरियल स्किल है वो हमेशा कम ही रहती है, वो हमेशा कम है, बिकॉज ऑफ लैक द टेक्निकल मैन पावर एट द ग्रास रूट। क्योंकि वहाँ पे जो हमारे टेक्निकल मैन पावर है, जो टेक्निकल ट्रेनर हैं या कहें स्किल्स हैं, वो जड़ मतलब ग्रास रूट मतलब कि एक बेसिक से ही वहाँ पे हमेशा कमी रही है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे हमको ये दोनों में मैनेजरियल इंटरप्रेन्योर स्किल हमको लोगों में देखने में कम मिलती है। द विलेज आर्टिसंस एंड एंटरप्रेन्योर्स नीड टू बी इनलाइटेड ऑन द वेरियस स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए हम लोग विलेज आर्टिसन मतलब जो गाँव के कुशल कारीगर हैं या फिर जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको भी वेरियस स्किल मैनेजमेंट की अलग अलग स्किल को उनको जानना चाहिए, उनको हमको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, उनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चैलेंज ये हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है, फिर आता है एक्सेस टू क्रेडिट। एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इज ऑलवेज प्रॉब्लम फॉर द स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि क्या होता है उनको कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज को हमेशा कोई भी इंडस्ट्रीज हो उसको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। और वो वहाँ पे हमको जो रूरल इंडस्ट्रीज में है, जो गांव के एंटरप्रेन्योर हैं, उनको ये हमेशा इशू फेस करनी ही पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बोला गया कि हमको वहाँ पे कुछ उनको सपोर्ट करना चाहिए। फिर आ गया बात आती है मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे बात करें तो मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय द रूरल इंटरप्रेन्योर इज अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि जो रूरल इंटरप्रेन्योर्स में जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं कहीं ना कहीं उनकी क्वालिटी की बात करें, ये बहुत अच्छी क्वालिटी भी है, तो वो प्रोडक्ट हमारे जो नॉर्मल सप्लाई चेन में है वो आ नहीं पाते हैं। या आप देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी प्रोडक्ट उतार देती हैं, हर जगह हर लोकली अवेलेबल हो जाती है। लेकिन जो गाँव का बना हुआ जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप जो रूरल में बना हुआ प्रोडक्ट है वो बहुत मुश्किल से ही आ पाते हैं सप्लाई चेन में। ठीक है, तो बोला गया ना कि यहाँ पे देयर प्रोडक्ट्स कैन नॉट इंजॉय गुड मार्केट, तो गुड मार्केट मतलब अच्छी मार्केट में उनका प्रोडक्ट आ नहीं पाता है, जिस कारण उनका जो एक चैलेंज वो फेस करनी पड़ती है, जिसको बोलते हैं मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में। फिर आ गया है रोल क्लियरिटी। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट भी रोल क्लियरिटी, गवर्नमेंट की अगर साथ बात करें तो यहाँ बोला गया द रोल ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मस्ट बी क्लियर विद रिगार्ड टू द स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टैक्स डाल रही है या कुछ अलग बात कर रही है, अलग फैसिलिटी ला रही है, स्टेट गवर्नमेंट अलग फैसिलिटी ला रही है, तो उन दोनों में हमेशा क्या होता है कि एक बाइसिंग सिस्टम जो होती है उसमें कन्फ्यूजन बना रहता है। ठीक है, अंडर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम द सेंट्रल गवर्नमेंट टेक द अप सर्टेन इंडस्ट्री लाइक कॉर एंड सेरिकल्चर, खादी और हैंडीक्राफ्ट, ये जो इंडस्ट्रीज है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ रही है। ठीक है, हाउएवर द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट इज लेफ्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो स्टेट गवर्नमेंट पर है। तो ये दोनों हमेशा रोल क्लियरिटी
नहीं होती, जिस कारण वो भी एक चैलेंज बना होता है रूरल इंडस्ट्रीज के लिए। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि हमने क्या बात किया कि रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, फिर यहाँ पे उसके सिग्निफिकेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और टाइप्स ऑफ रूरल इंडस्ट्रीज और उसमें जो चैलेंजेज है वो क्या क्या है। उम्मीद करता हूँ आप सारी चीज़ समझ आ गई होगी साथियों। और आपको मैं बस आपसे एक ही चीज़ मांगूंगा साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो तो पहुंचते रहें और हमको भी थोड़ा सा आपसे सपोर्ट मिलता रहे। आइए अब हम बात करते हैं रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की। ये क्या होता है? आप साथियों एग्जाम के टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे होंगे, लेकिन इससे अच्छा आप ये भी होगा कि आपके अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप आ जाए, ठीक है? उसको थोड़ा सा फील करिए, क्योंकि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आप जरूर कुछ ना कुछ लाइफ में आगे कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ अपने दम पर, ठीक है? आप एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप कुछ भी करने वाले हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आप उसके हिसाब से भी इस सब्जेक्ट को पढ़िएगा, ठीक है? ये बोला गया क्या? रूरल एंटरप्रेन्योरशिप refers to the development of a new enterprise which pioneers new product and services, create a new market for its offering of usage advanced technology in the rural areas। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो वहाँ पे रूरल वर्ड नहीं आता, लेकिन यहाँ रूरल वर्ड बोला गया तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोला गया कहाँ पे? इन द रूरल एरियाज, मतलब कि जो हमारे देहात एरियाज है वहाँ पे सारी चीज़ कोई अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप जो एक इंटरप्राइज का डेवलपमेंट करता है, जो एक न्यू प्रोडक्ट या सर्विस को पहले मतलब कि सर्व करता है या लोगों को देता है, ठीक है? और यहाँ पे एक क्रिएट्स न्यू मार्केट फॉर इट्स ऑफरिंग यूजेज एडवांस टेक्नोलॉजी, और एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके एक नया मार्केट क्रिएट करता है गांव में, रूरल एरियाज में, वो हमारा कहलाता है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है? रूरल एंटरप्रेन्योरशिप रिफर्स टू, बोला गया ना, refers to development of a new enterprise which pioneers new product, which pioneers जो सर्व करता है, हेल्प करता है न्यू प्रोडक्ट्स का थ्रू द न्यू प्रोडक्ट्स। एक मिनट साथियों यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ तब मजा आएगा, ठीक है? फॉर इट्स ऑफरिंग यूज, मतलब कि एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके गांव में एक नया प्रोडक्ट, नई सर्विस और एक नया मार्केट ऑफर करता है, ठीक है? वो हमारा कहलाता है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कुछ आपको पल्ले पड़ा होगा। बिल्कुल समझ में आ रहा साथियों, आप सपोर्ट करिएगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पे क्यों जरूरत है, ठीक है? एंटरप्रेन्योरशिप इन रूरल एरियाज इन नीडेड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। क्यों जरूरत है? रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत क्यों है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, एग्जाम में आता ही आता है और इसको जरूर लिखिएगा। और यही जरूरी नहीं है, इसको एग्जाम में घुमा के भी पूछा जा सकता है, कोई अलग वर्ड में भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान देंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पहली बात क्या है, हमको जो रूरल में है, जैसे मैंने बताया रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमें सारी चीज़ वही है कि क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, ठीक है? एक ह्यूमन रिसोर्स में एक अच्छे अमाउंट में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। दूसरा हमारा क्या है, इनकम जनरेशन, ये लोगों को इनकम भी एक सोर्स ऑफ इनकम बनता है, जो लोग हैं वहाँ के, देखिए वो लगा ना, बाय प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट रूरल एंटरप्रेन्योरशिप हैज पोटेंशियल फॉर इनकमिंग जनरेशन एंड दस ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द रूरल एंड अर्बन डिस्पैरिटीज। जो हमारे अर्बन है, रूरल है, उसमें एक ही चीज़ होता है ना कि अर्बन में हमको ज़्यादा पैसा मिलता है, इसलिए लोग शहर जाते हैं, रूरल में नहीं मिलता। जब हम रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, जब गांव में कुछ चीज़ ओपन होगा, कुछ चीज़ हम लोगों को क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो वहाँ पे जो गैप है वो तुरंत मिट जाएगा, एक लेवल में आने की कोशिश होगी, ठीक है? और रूरल डेवलपमेंट साथ में, अगर हम कुछ चीज़ शुरू कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा जो रूरल है, जो हमारा गांव है, जो हमारा एरिया है, वो भी क्या होगा, हमारा डेवलप होगा, ठीक है? साथ में और कर्स रूरल अर्बन माइग्रेशन, जो हमारा लोग गांव से शहर की ओर जाते थे वो भी कम होगा, तो यहाँ पे जो अनइक्वल ग्रोथ थी वो भी हमारी कम हो जाएगी, ठीक है? माइग्रेशन द्वारा तो क्या होता था, देखते थे बच्चे हो गए 8 10 15 16 17 18 साल तक के, वो शहर चले जाते थे कमाने के लिए, ठीक है? अब हमारे गांव में ही उनको क्या मिल रहा है, मिल जाएगा वर्क। मैं साथ में 15 से 18 साल इसलिए क्योंकि कभी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा कभी होता है कि बच्चे अंडर 18 भी चले जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि उनके पास जरिया नहीं कुछ खाने का कमाने का, तो जाने देते हैं। लेकिन जब वही पे गांव में हो जाएगा, फैमिली उनको सपोर्ट करेगी, फैमिली उनको क्या कर रही है, खुद ही काम कर रही है, बच्चे को बोल भेज रही है पढ़ने के लिए, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। तो बोला गया बिल्डअप विलेज पब्लिक, तो यहाँ पे कुछ चीज़ यह भी हो जाएगा कि गाँव के लोग खुद ही इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, खुद काम करने लगेंगे, खुद उनको एक इनकम सोर्स मिल ही गया है, ठीक है? आगे बोला गया कि इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जब पैसे हो गए, जब वो काम करेंगे, जो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो उनकी जो आप पास करेंगे, जो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। आप देखते होंगे जिनके पास पैसा है, जो हमेशा कहीं घूमे हैं, कहीं कुछ काम किए हैं, तो कहीं जॉब करके आए हैं, जिनकी एजुकेशन अच्छी है,
उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वैसा तुरंत चेंज हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। तो हमको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। अगला बात आते हैं साथियों, बैलेंस रीजनल ग्रोथ। यहाँ पे क्या हुआ, देखिए रूरल एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ रहेंगे, रूरल में, और आप फिर हम बात करें रूरल इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे दोनों में एक कंसंट्रेशन, एक बैलेंस मिल जाएगा, ताकि वहाँ पे रूरल एंटरप्रेन्योरशिप और रूरल इंडस्ट्री मिल करके जो रीजनल है, जो आपका अगल बगल का एरिया है, उसमें एक बढ़िया से ग्रोथ कर पाएंगे दोनों मिल करके, ठीक है। तो यहाँ बात की गई बैलेंस रीजनल ग्रोथ की। तो आइए हम बात करते हैं स्कोप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन रूरल एरियाज क्या क्या है। तो आप जानते होंगे कि यही हमने बात किया क्या, रूरल इंडस्ट्रीज का, तो किस में आएंगे, स्मॉल या फिर मीडियम इंटरप्राइज में। आप जानते हैं एमएसएमई, तो वही है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। तो इस समय क्या है कि जो इकोनॉमी है, ठीक है, हमारी नेशनल इकोनॉमिक है, बोला ना, इकोनॉमिक बिल्डर्स बाय जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम फॉर पुअर। क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं, इन पुअर के लिए इनकम भी जनरेट कर रहे हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट पीपल, जो हमारे अनएम्प्लॉयड पीपल है, उनके लिए जनरेट भी इनकम जनरेट करने का एक जरिया है, अच्छा है। और यहाँ पे वो जीडीपी में लगभग 52% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज हैं। इसलिए हम समझ सकते हैं कि हमारा जो स्मॉल मीडियम जो हम रूरल एरियाज में है, जो ओपन होंगे, वो क्या रहेगी, स्मॉल मीडियम में रहेंगे, और वो जीडीपी में 52% से ज़्यादा वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ये सब कहाँ से हो रहा है, हमारा रूरल एरिया से ही तो हो रहा है। तो कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं, जो एक्सपेंशन है, जो एरिया जो कौन कौन से हैं देख पाएंगे आप यहाँ पे। जैसे हमारा हो गया रिपेयर शॉप, हो गया सर्विस सेंटर्स, हो गए पीसीओज, हो गए इंटरनेट कैफे, हो गए हायरिंग एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स एंड ट्रैक्टर। मतलब कि यहाँ पे क्या करता है कि आप थोड़ा सा कुछ सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपके पास एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, ट्रैक्टर्स हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, हायर कर रही हैं उसको, आप सर्विसेज दे रहे हैं, मतलब कि लोगों को दे रहे हैं, अपनी जुताई करेंगे, आपको वहाँ से भी अर्निंग हो रही है। अब यहाँ पे कंप्यूटर एंड अदर स्किल ट्रेनिंग सेंटर है, गुड स्कोप इन क्लस्टर विलेज। गांव में आप देख पा रहे हैं कई लोग कंप्यूटर सेंटर खोल रखे हैं, स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोल रखे हैं, कोई सिलाई सिखा रहा है, कोई कुछ और सिखा रहा है। तो ये क्या है, ये भी एक क्या है, एरियाज है जहाँ पे आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप दे सकते हैं, अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इंटरटेनमेंट, केबल टीवी, रूरल टूरिज्म, etc आल्सो आर अ नंबर ऑफ पोटेंशियल एरियाज फॉर द रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। आप रूरल एंटरप्रेन्योर एज आप इन सब में भी वर्क कर सकते हैं। और चीज़ बोला गया है कि हमारे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी अलग अलग प्रोग्राम डेवलप, वेरियस प्रोग्राम क्या करते हैं, हमेशा एग्जीक्यूट करते रहते हैं, जिसमें आप कंट्रैक्टर फॉर सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल वर्क, सिविल और मैकेनिकल वर्क के लिए कंट्रैक्टर्स जो इंगेज हो सकते हैं। और रूरल यूथ कैन स्टार्ट बिजनेस, आप एज अ यूथ इसको भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि होता क्या है, कई जगह आपको सिविल कंट्रैक्टर से मैकेनिकल कंट्रैक्टर मिल जाते हैं, आपको सामान सप्लाई करना है, कुछ इक्विपमेंट सप्लाई करना है, आपको लोग क्या करते हैं कि जो पंचायती, जो आप ग्राम पंचायत है, वो कंट्रैक्टर्स को ढूंढती हैं कि कोई काम को, वर्क, ये चीज़ को, इक्विपमेंट को, मटेरियल को वो क्या करें, सप्लाई कर दे, ठीक है। तो आपको वहाँ भी एज आपको एक मिल जाएगा, आपको एम्प्लॉयमेंट के जरिए आप यहाँ मिल सकते हैं, आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं एज ए एंटरप्रेन्योरशिप। चेन कंजप्शन पैटर्न हैज ओपनड अप न्यू एवेन्यूज फॉर ट्रेडिंग एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज। मतलब कि यहाँ पे जो है, देखिए चेंज कंजप्शन पैटर्न, मतलब कि अलग अलग चीज़ें मतलब कि अलग अलग तरीके चीज़ों का क्या हो रहा है, कंजप्शन होने वाला है, और बदल जाता है। आप देखते हैं कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको पता नहीं होता कि क्या हम इस चीज़ को भी शुरू कर सकते हैं, वो आपको मार्केट में आ जाती हैं। तो यहाँ बोला गया कि वो अलग अलग ट्रेडिंग एक्टिविटीज यहाँ पे रूरल एरियाज में ही खोली जा सकती हैं, ठीक है। आज देखिए लोग, पहले क्या होता था, गांव की बात करें तो क्या होता था, हफ्ते में किसी एक दिन सब्जी की दुकान लगती थी, ठीक है। अब क्या होता था, अब देखिए, अब चौराहे पे हमेशा क्या लगती है, सब्जी की दुकानें लगने लगती हैं। अब क्या हुआ, थोड़ा सा और बढ़ गए, अब क्या होते हैं कि एक ठेला लेकर के या फिर एक गाड़ी लेकर के क्या होते हैं, घर घर तक सामान पहुंचाने लगे हैं। तो क्या है कि आप ये सेवाएं चालू कर सकते हैं कि आप कॉल करें और आपके घर पे आपका सब्जी जो है पहुंच जाएगी। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, आप चीज़ें शुरू कर सकते हैं, ठीक है, एज अ एंटरप्रेन्योरशिप। और ये गांव में भी पॉसिबल है, लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़ कर आपको ऑर्डर मिलते हैं, आप सर्विसेज देते हैं। रूरल एरियाज आर आल्सो यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जैसे फर्टिलाइजर हो गया, सीड हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया। तो आप इन सब में भी कुछ प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो लोकली अवेलेबल है वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे तो एक ऐसे कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो सिर्फ आप क्या करते हैं, जैसे खेत में दवाई छिड़कनी होती हैं, उनके पास स्प्रे मशीन है, तो क्या करते हैं, सिर्फ दवाई छिड़कते हैं। तो वो भी एक एज एंटरप्रेन्योरशिप, वो भी अपना एक लिविंग, जिसको होते हैं ना कि रोजी रोटी के लिए एक जरिया उनको मिल चुका है, ठीक। तो ये भी एज ए एंटरप्रेन्योरशिप आप स्टार्ट कर सकते हैं,
जरूरी नहीं कि आप छोटे से स्टार्ट किए, आप फिर आगे चलकर 3-4 लोग को हायर कर लेंगे, उनसे काम करवाने स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे आपको बिजनेस आइडिया ये मिल सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप फेस करते हैं, वो क्या क्या आप देख सकते हैं, मैं आप यहाँ बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे वो चीज़ नहीं बात किया कि एज एक रूरल एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, वो आप जानते हैं कि उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है। वो आप पढ़े हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वो एग्जाम में आती है तो आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ बोला गया जैसे पॉजिटिव ऑफ फंड्स, मतलब कि हमेशा कोई भी आप चीज़ शुरू करते हैं तो हमेशा आप यहाँ पे धन का अभाव हमेशा लगा रहता है, ठीक है। दूसरा है क्या, टेक्निकल नो हाउ, मतलब टेक्निकल मतलब वो टेक्नोलॉजी से अनअवेयर होते हैं, ठीक। और उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की कमी होती है। यहाँ पे नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल लेबर, अब जैसे आप रूरल में स्टार्ट कर रहे हैं कोई बात, तो आपको जो स्किल लेबर है वो आपको नहीं मिल पाएंगे, तो वहाँ पे एक ये प्रॉब्लम होती है। रिस्क एलिमेंट वो अलग ही होता है। लीगल फॉर्मेलिटीज क्योंकि गाँव में है तो लोगों को पता नहीं होता, जैसे बोला गया ना कि यहाँ पे ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं मिली है, तो क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज हमको करनी चाहिए, उसका भी एक भय रहता है, एक रिस्क रहता है। लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज, और यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल, कैसे क्वालिटी कंट्रोल किया जाए उसकी प्रॉपर आपको जानकारी नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको फेस करनी पड़ेंगी, और या तो आप यही सारी चीज़ सीख लिए ना तो आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप बन सकते हैं, ठीक है। और लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड मार्केट इनसाइट, मतलब क्या है, हम कौन सा प्रोडक्ट हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कौन सर्विस दे रहे हैं, उसका मार्केट में स्कोप क्या है, और वो प्रोडक्ट जो है वो कहाँ पे सेल ज़्यादा हो रहा है, किस एज के लोग पसंद कर रहे हैं, कौन पसंद कर रहा है, ठीक है। तो सारी चीज़ हम क्या करते हैं, मार्केट इंसाइट को बहुत बारीकी से नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। इसलिए हम मतलब प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ती है। लैक ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, ठीक है। और हमने गुड्स को मैन्युफैक्चर तो कर दिया, उसका स्टोरेज नहीं कर पा रहे हैं, उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पे उसको ज़रूरत है लोगों की, उसको वहाँ वहाँ तक हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और ओल्ड ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी जो हम मशीनरीज इक्विपमेंट जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या हो रही है, ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो अभी कहीं यूज में आ ही नहीं रही हैं। प्रमोशनल स्ट्रेटजीज, कोई हमारा प्रमोशन नहीं कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, हमारे पास अच्छी फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और पुअर क्वालिटी स्टैंडर्ड, जो हम प्रोडक्ट प्रोडक्ट लास्ट में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो हमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। तो साथियों ये था हमारा थोड़ा सा रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात किया। हमने बात किया कि रूरल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, फिर बात की हमने यहाँ पे ज़रूरत क्यों है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की, और साथ में क्या क्या स्कोप है और क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एज ए रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया गया होगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप ही हैं, आपका एक सब्सक्रिप्शन है, जो आप सब्सक्राइब करते हैं वही हमारा मोटिवेशन है, जो आप वीडियो को लाइक करते हैं वही हमारा मोटिवेशन है। तो आप हमें हमेशा मोटिवेट करिए ताकि हम वीडियो को आगे बनाते रहे। देख सकते हैं ना कितनी ठंड में आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो आप समझदार हैं, आप हमारा सपोर्ट जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, आप बात करते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की। तो साथियों अब हम बात करते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, आप जानते होंगे, अभी हमने बताया रूरल एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि वहाँ पे कोई भी हो सकता था। और हाँ यहाँ बात कर सकते हैं एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप भी रूरल एंटरप्रेन्योरशिप हो सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि रूरल एंटरप्रेन्योरशिप में सिर्फ पुरुष ही भाग ले सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं, वुमेन भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा इसका अलग टर्म में हमने बताने की कोशिश किया। क्या है देखिए यहाँ पे, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स अ वुमेन और ग्रुप ऑफ वुमेन। क्या बात की यहाँ पे एक वुमेन हो सकती है, फिर ग्रुप ऑफ वुमेन हो सकती है, वो इनिशिएट मतलब कि जो शुरू करती है, ऑर्गेनाइज करती है, ऑपरेट अ बिजनेस इंटरप्राइज को शुरू करती है, ऑर्गेनाइज करती है, और मतलब कि जो उसके अंदर इनिशिएट करने की क्षमता होती है, ठीक है। तो हम कहला सकते हैं उसको वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। और आगे बोला गया कि वुमेन एंटरप्रेन्योर इज देयर फॉर अ कॉन्फिडेंट, कैसे होती है, कॉन्फिडेंट होती है, क्रिएटिव हो सकती है, होती है, और इनोवेटिव वुमेन होती है, ठीक है। कैसे, तीन चीज, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, क्रिएटिव और इनोवेटिव, अलग अलग है, ठीक है। इनोवेटिव मतलब कि जो टेक्नोलॉजी है हमेशा इनोवेट करके कुछ नया नया करने की कोशिश करें। डिजायरिंग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इंडिविजुअली, जो चाहती है कि हम अकेले इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हों, ठीक है। और साइमल्टेनियसली क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू अदर्स, मतलब कि और साथ में ये भी चाहती है कि हम खुद तो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हों और साथ में हम लोगों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। ऐसे अगर आप किसी भी कोई भी वुमेन है जिसके अंदर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप कहलाएगी। वो एक हो सकती है या फिर ग्रुप ऑफ वुमेन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप आसानी से समझ पाएंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्या स्कोप क्या है, ठीक है। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का स्कोप क्या है, अधिकतर हम लोग समझ नहीं पाते हैं कुछ स्कोप भी है कि नहीं स्कोप है। और इस मॉडर्न एरा में तो वुमेन, आप जानते हो हर जगह वुमेन महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ चढ़ करके होती है, ठीक है। यहाँ बोला गया है कि द मॉडर्न वर्ल्ड वुमेन हैज बीन एबल टू ओवरकम द हर्डल ऑफ द सोसाइटी परसेप्शन ऑफ कंसिडरिंग देम टू द कन्फाइंड टू द फोर वॉल्स। एक्चुअली क्या होता था
वैसा हमको पहले पता चलता था ना कि हमेशा महिलाओं को चारदीवारी के अंदर रखा जाता था। ठीक है, अब वो सारी चीज़ें जो समस्या थी वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे दूर हो जा रही हैं और महिलाओं के अंदर वो काबिलियत आ गई है कि उसको ओवरकम कर पा रही हैं। ठीक, यहाँ बोला गया जैसे पहले क्या होता था, कौन कौन से चीज़ें करती थी महिलाएं अधिकतर, पापड़ मेकिंग हो गया, पीकल प्रिपरेशन हो गया, फूड आइटम्स हो गए, पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट, सिर्फ इतने तक ही सीमित थी। लेकिन अगर अब हम बात करें तो महिलाएं भी आगे बढ़ चढ़ करके एक अच्छे स्मॉल इंटरप्रेन्योर्स या फिर वेंचर्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी बिजनेस कर रही हैं। कैसे, यहाँ आप देख सकते हैं, कुछ यहाँ पे मैंने नाम दे रखा है। ये सारी चीज़ स्कोप्स हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप यही करिए, लेकिन अधिकतर मैं देखता हूँ कि गर्ल्स को सारे कुछ आइडिया नहीं आते हैं। तो यदि आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक चीज़ निकल गया है कि हाँ आप इनमें से भी कुछ कर सकती हैं। मैं नहीं कहता कि आप यही करेंगे, लेकिन आप इससे अच्छा भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ आइडियाज आपको यहाँ मिल जाएंगे एज ए एंटरप्रेन्योरशिप, एज ए वुमेन एंटरप्रेन्योर। देखिए यहाँ पे क्या आया, कंप्यूटर सर्विस एंड इंफॉर्मेशन डिसिमिनेशन, मतलब कि आप कंप्यूटर सर्विस दे सकती हैं। ट्रेडिंग इन कंप्यूटर स्टेशनरी, कंप्यूटर की स्टेशनरी उसकी ट्रेडिंग, उसका व्यापार कर सकते हैं। कंप्यूटर मेंटेनेंस भी आप कर सकते हैं, सिर्फ ऑफिस वर्क है। ट्रेवल एंड टूरिज्म का, क्वालिटी टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज यहाँ पे आप ओपन कर सकती हैं, लेबोरेटरी ओपन कर सकती हैं। या और बोला गया सब असेंबलीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, आप देखिए क्या कर सकते हैं, अलग अलग पार्ट से इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ले सकते हैं, उसको कुछ एक नया क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज में चेंज कर करके एक नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसको भी आप सेल कर सकते हैं। न्यूट्रिशन क्लब इन स्कूल्स एंड एक्सेस, ये बहुत ही यहाँ पे हाईली डिमांडेड होती है, बहुत सारी महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं आजकल। क्योंकि क्या करते हैं स्कूल और एक्सेस में करते हैं न्यूट्रिशन क्लब, मतलब कि वहाँ पे लोगों को जा करके न्यूट्रिशन के बारे में, हेल्थ के बारे में उनको जागरूक करती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे उनका अलग फीस उनको भी अलग मिल जाता है, अर्निंग हो जाती है। और पोस्टर एंड इंडोर प्लांट लाइब्रेरी देख सकते हैं, पोस्टर इंडोर मतलब कि आप प्लांट लाइब्रेरी की यूज का काम कर सकते हैं। रिक्रिएशन सेंटर्स फॉर ओल्ड पीपुल, ठीक है, लोग जो बुजुर्ग आदमी हैं उनके लिए एक सेंटर्स भी ओपन कर सकते हैं, वहाँ पर उनको अपना सेवा दे सकते हैं। कल्चरल सेंटर्स ओपन कर सकते हैं। और बात करें, देखिए बोला गया स्क्रीन प्रिंटिंग, फोटोग्राफ, वीडियो शूटिंग, ये आप सब भी कर सकते हैं। स्टफ सॉफ्ट टॉयज, वुडन टॉयज बना सकते हैं। मिनी लॉन्ड्री, कम्युनिटी ईटिंग सेंटर्स, मतलब कि आप रेस्टोरेंट भी ओपन कर सकते हैं आसानी से। कम्युनिटी किचन ओपन कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ हाउस होल्ड प्रोविजन एज वेल एज साड़ी, ड्रेस मटेरियल, ये सारी चीज़ें आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये सबका व्यापार कर सकते हैं। जॉब कंट्रैक्टर्स फॉर पैकेजिंग ऑफ गुड्स, देख सकते हैं ना, ये सारी चीज़ें आप, इसलिए मैं नाम इसको जरूर यहाँ पे इंक्लूड किया ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सारी चीज़ें आ पाएँ। ठीक है, फोटो कॉपिंग, टाइपिंग सेंटर, ब्यूटी पार्लर्स, ये तो फेमस ही होता है, सभी जानते हैं। कम्युनिकेशन सेंटर लाइक स्टडी बूथ, साइबर कैफे, ये आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे स्कोप्स हैं, आप इनमें किसी भी सर्विस को स्टार्ट कर सकते हैं एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आपका बिजनेस, आपका इंटरप्राइज बड़ा होता चला जाएगा, आप अकेले संभाल नहीं पाएंगे, तो आपको लोगों को तो हायर करेंगे, और लोगों को हायर किए तो उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आप एज अ वर्क करने लगे। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि सेवरल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। यहाँ बात की गई कि ऐसी बहुत सारी क्वालिटियाँ हैं जो फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर होती हैं। ठीक है, बस इसीलिए आज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा रहा है। कैसे, देखिए यहाँ बात किया गया नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, उनके अंदर हमेशा एक वुमेन का जो नेचर है वो एक एंटरप्रेन्योरशिप का होता ही होता है। देखिए यहाँ बोला गया कि वुमेन इंटर इनटू entrepreneurial activity because regular employment does not provide them with the flexibility, control, challenge offered by business ownership। यहाँ पे बोला गया ना कि वो फ्लेक्सिबल होती हैं, कंट्रोल चैलेंज, मतलब कि जो उनको चैलेंज ऑफर किया जाता है ना एज ए बिजनेस ओनरशिप, वो उसको आसानी से हैंडल कर सकती हैं। आगे बोला कि एम्पावरमेंट, इंडियन वुमेन आर बिकमिंग मोर एम्पावर्ड नाउ डेज, मतलब कि उनके अंदर खुद से एम्पावर्ड हैं। लेजिस्लेशंस आर बीइंग प्रोग्रेसिवली ड्राफ्टेड टू ऑफर देम मोर अपॉर्चुनिटी एट द वेरियस लेवल। और यहाँ पे जो हमारी विधानसभाएं हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो भी वुमेन को अलग अलग यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, एम्पावर किया जा रहा है। ठीक है, महिला सशक्तिकरण आप जानते ही जानते हैं। ठीक, लिटरेसी एंड एजुकेशन, ठीक है, यहाँ पे आप एजुकेशन, हर एजुकेशन के मामले में देख सकते हैं आप, महिलाएं पीछे किसी से नहीं है। ठीक है, इंक्रीज लेवल ऑफ एजुकेशन हैव प्लेड क्रूशियल रोल इन इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इट इज नॉट ओनली द लिटरेट दैट आर स्टार्टिंग द बिजनेस बट दोज विच एजुकेशन एंड स्किल आर आल्सो एक्सप्लॉइटिंग प्रॉफिट पॉइंटेज। ठीक है, आप पढ़े हैं तब भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप वो भी यदि आप एजुकेशन के साथ साथ स्किल्स भी है तो आप और अलग से एक प्रॉफिट, एक प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल जाएगी। और आगे बात किया गया मल्टी टास्क ओरिएंटेड, हमेशा जो वुमेन होती हैं, देखिए बोला गया ना, वी आर नोन
फॉर जगलिंग मेनी टास्क एट द सेम टाइम एंड स्टिल प्रोड्यूसिंग एक्सीलेंट रिजल्ट। मतलब कि उनके अंदर एक होता है ना कि करेक्टरिस्टिक जो उनकी फीचर्स हैं वो तो हैं ही हैं। आप देखेंगे कि जो महिलाएं हैं वो अधिक से अधिक काम करती हैं, मतलब मल्टीटास्क मेनी टास्क एक टाइम पे करती हैं और साथ में उनका रिजल्ट भी अच्छा आता है। जैसे बोला गया, ए वुमेन कैन टॉक ऑन फोन, ओपन and read her email schedule what else she needs to finish for the rest of the day all all at same time। मतलब कि वो फोन में बात भी कर सकती हैं, मेल को ओपन करके पढ़ भी सकती हैं और शेड्यूल भी कर सकती हैं कि उनको अगला काम कब और क्या करना है। ये जो अधिकतर इसमें मेन क्या होते हैं, हमेशा परेशानी में हो जाते हैं इस मल्टीटास्किंग में और ऐसी अपॉर्चुनिटी खो देते हैं। इसलिए महिलाओं के लिए तो सोने पर सुहागा हो गया, मतलब कि ये उनकी जो स्किल्स है वो बहुत ही काम आने वाली है एज ए एंटरप्रेन्योरशिप में। ठीक है। और बात करें तो बीइंग पेशेंट विद द प्रोसेस, हमेशा महिलाएं जिस काम करती हैं आप सुने होंगे वो हमेशा पेशेंस के साथ करती हैं और एक अच्छे रिजल्ट में उसको चेंज करती हैं। ठीक है। और आगे वाला गया ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग देमसेल्फ, तो खुद ही मार्केटिंग और यहाँ पे ब्रांडिंग कर पाती हैं क्योंकि हमेशा वो नेचुरल मार्केटर्स हैं, हमेशा बात करती हैं। अगर दो चार लोग बैठ गए ना तो वो हमेशा बात करती हैं, और जिसके लिए उनके अंदर पैसन है वो तो हमेशा बात करने से सीखेंगे नहीं, तो वो अपनी मार्केटिंग खुद करने में सक्षम है। ठीक है। इसलिए बोला गया वुमेन आर नेचुरल मार्केटर्स, दे आर सो पैशनेट एंड enthusiastic about the what they choose to do and they just do not stop talking about it। जो वो करना चाहती हैं वो बिना रुके हुए सभी से बात कर डालती हैं। ठीक है। तो क्या वो मार्केटिंग ही तो कर रही है, अपनी ब्रांडिंग ही तो कर रही हैं, ये चीज़ अच्छा होता है। और साथ में एक ऐसी स्किल है उनके अंदर जिसको बोलते हैं कोलाबोरेटर, वो मस्त होता है। देखिए बोला गया यहाँ पे कि वुमेन एंड आर बिकमिंग मोर एंड मोर सक्सेसफुल बिकॉज दे आर नेचुरल कोलाबरेटर। वो हमेशा यदि उन किसी कोई उनके साथ मिला जो उनके साथ काम करना चाहता है, जिनका माइंड उनके साथ मिल रहा है, हमेशा उससे कोलाबरेट कर लेती हैं, उससे रिश्ता तुरंत जोड़ लेती हैं और मिल करके वो काम को करती हैं। क्योंकि अभी तक पहले कर रही थी, जैसे ही उनके साथ कोई उस माइंड सेट का व्यक्ति और वुमेन मिली, उसके साथ कोलाबरेट कर ली और वो उस बिजनेस को, इंटरप्राइज को, उस सर्विस को एक अलग लेवल पर लेके चली जाती हैं। तो एक महिला के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है जो हमारे उनके कोलैबोरेटर की यहाँ पे उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, जो उनके अंदर एक क्षमता है। ठीक है। वुमेन डू वर्क दे लव टू डू एंड दे फील ग्रेट व्हेन दे कैन डू इट विथ अदर वुमेन। मतलब कि बोला गया ना, वुमेन करते हैं जो उनको अच्छा लगता है और उससे अच्छा तब उनको और अच्छा लगता है कि जब वो उसी दूसरे वुमेन के साथ मिलकर करती है तो उनको और अच्छा महसूस होता है। ठीक है। तो ये चीज़ कोलैबोरेटर होता है उनके साथ। तो साथियों मैंने यहाँ बात किया थोड़ा सा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात किया, स्कोप की बात किया और साथ में बात किया हमने क्या उसके लिए क्या फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर्स क्या हैं जो हमें इंडिया में फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया साथियों। इसके साथ ये हमारा सीरीज है ख़त्म करता हूँ साथियों। उम्मीद करता हूँ आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। यदि आपको कोई और क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ताकि हम जल्द से जल्द कोशिश करें उसको भी सॉल्व करने की। साथियों आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दिए होंगे ताकि उनको भी ज़रूरत है। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिएंगे, वीडियो को लाइक कर जरूर कर दिएगा क्योंकि आपका लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन है। ठीक है। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।